आपको अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद ही आएँगे, तो उनसे कहो भई बता तो सही तूने 5 साल में क्या किया? कितना भला लोगों का किया? अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे, तो सवाल पूछना लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है और इसीलिए हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो बार-बार आपको जगाते हैं। हमको जागना चाहिए और जाग कर सवाल करने चाहिए। हर वो वोटर जो सवाल नहीं करता, मैं मानता हूँ वो गुलाम है। मनमोहन सिंह के टाइम में देश की लोकसभा में 75 जो व्यक्ति थे वो का वकील थे। वो कानून पढ़े-लिखे थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। और आज के समय में जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसमें हम कहते हैं 17वीं हमारी लोकसभा है, जिसका गठन जो है 2019 में हुआ था, उसमें कितने जो लोग हैं, जो इस समय वकील हैं या कानून पढ़े हुए हैं, आपको बड़ी हँसी आएगी। वो सिर्फ़ 4% हैं। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नंदू कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर आज आपसे पूछना चाहूँगा पिछले दिनों चूँकि सारे सत्र पूरे हो चुके हैं, चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में सरकार बनाई हुई है, उसने बहुत सारे बिल पास किए और अब इतने बिल पास किए हैं कि ना तो लोगों को बिल में इंटरेस्ट रहा और बिल क्या बने, कैसे बने, क्यों बने, उनकी वजह क्या है और क्या वो लोगों के काम के है भी है नहीं, क्योंकि उन पर तो लोगों का ध्यान है नहीं, ना मीडिया उन पर फोकस करता है। हिंदू-मुसलमान के अगर नारे लग रहे हैं, कोई सांप्रदायिकता वाली बात हो रही है, चाहे संसद में नारे लग रहे हैं, किसी को गाली दी जा रही है, वो चीज़ें हाइलाइट रहती हैं। और अब देखा ये भी जा रहा है कि सर अगर कहीं पर मैं ये बात कहना चाहूँगा लेकिन सारी दुनिया जानती है कि अगर कहीं पर कोर्ट है, चौकी बन रही है, थाना बन रहा है, तो वहाँ पर एक विशेष धर्म का एक स्थान भी लगातार बनता जा रहा है। तो क्या उसके साथ ऑफ़र मिल रहा है, उसकी कोई जगह है, कानूनी हिसाब से या नहीं है? तो ये पूरा खेल है क्या? हिंदुस्तान में इस समय सबसे अगर किसी चीज़ की सबसे बुरी हालत है, जिसे कहते हैं ना गली के कुत्ते से भी बदतर हालत किसी की है, तो वो हिंदुस्तान का कानून है। हिंदुस्तान के कानून की हैसियत और औकात आज के दिन ये है कि उस पे कोई यकीन नहीं करता और ये मानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास सत्ता है, चाहे वो पैसे की सत्ता हो, गुंडों की सत्ता हो या ब्लैक मनी की सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता हो, जिसके पास सत्ता है वही राजा है। बाकी जो है जो लोग कानून की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पुरानी एक कहावत थी कि निर्बल केवल राम, कि जिसका कोई सहारा नहीं हो भगवान के मंदिर में जाके घंटी बजाएगा, वहाँ अर्जी लगाएगा क्योंकि वहाँ भी उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो ये हालत जो है इस समय बड़ी दयनीय हालत है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में कानून की हालत। कानून का मतलब ये है कि उसका काम ये था कि जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, उनकी मदद को कानून खड़ा रहता और इसीलिए लोगों का कानून पे भरोसा था। लेकिन आज के समय में आप देखिए 2024 में जब हम बात कर रहे हैं, लोगों का कानून पे भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया है। लोगों को लगता है कि अगर आपका कोई जुगाड़ है, जुगाड़ एक हिंदुस्तानी शब्द है, कि अगर आपका जुगाड़ है, अगर आप किसी जज को जानते हैं, अगर आप किसी नेता को जानते हैं, अगर आप किसी डीएम को जानते हैं, कमिश्नर पुलिस को जानते हैं, तो आपको कहीं कोई सुविधा मिल सकती है, वरना जो आपका हक है उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। आपको कोई जवाब भी नहीं देगा और आपकी हैसियत जो है सिर्फ़ गुलामों की हो गई और इसके लिए जब भी मैं सोचता हूँ खुद व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं पाता हूँ कि हिंदुस्तान में ये बुराई जो है धीरे-धीरे आई है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लोगों के मन में बड़े सपने थे। जब हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, तो आप देखिए 74 साल हो गए हैं। आज के समय में कानून की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को न्याय नहीं मिलता, लोगों को एक-एक फैसले के लिए अदालतों में अपनी एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं। वकीलों की चिरौरी करनी पड़ती है, आपको धन खर्च करना पड़ता है और बहुत सारे लोग तो बेचारे मुकदमा शुरू करते हैं, कि जैसे कहते हैं ना दादा ने मुकदमा किया, पोता उसकी तारीखें भुगत रहा है और पता नहीं जी पड़पोते के टाइम तक उसका फैसला आएगा या नहीं आएगा। और ये हालत है कि देर आए दुरुस्त आए की जगह अब ये है कि ना तो वो देर आता है, ना दुरुस्त आता ही नहीं। तो अगर इस स्थिति की बात करें, तो आपको एक सारी बात सोचनी पड़ेगी कि आखिर हमारे देश में जो कानून बनाने वाले हैं, उनकी हालत क्या है? एक बड़ी विचित्र बात है कि जब देश आज़ाद हुआ और हमारे यहाँ संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप समझिए उसमें 348 सदस्य थे। उन 348 सदस्यों में 250 जो थे वो कौन लोग थे? जो वकील थे, जो कानून की बात करते थे। कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए कानूनविदों का वहाँ होना, आप समझ सकते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ा होगा। महिलाएँ जो थी उस समय हमारी संविधान सभा में 27 महिलाएँ थीं और वो सारी विदुषी महिलाएँ थीं और अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट पढ़ते हैं, तो लगता है कि उन्होंने एक-एक शब्द में अपना जो ज्ञान है वो उड़ेला है।
लेकिन अब आज के समय में जो अगर हम देखें, तो मनमोहन सिंह के टाइम में देश की लोकसभा में 75 जो व्यक्ति थे वो का वकील थे, वो कानून पढ़े लिखे थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। और आज के समय में जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसमें हम कहते हैं 17वीं हमारी लोकसभा है, जिसका गठन जो है 2019 में हुआ था, उसमें कितने जो लोग हैं, जो इस समय वकील हैं या कानून पढ़े हुए हैं, आपको बड़ी हँसी आएगी, वो सिर्फ 4% हैं। कुल 21 लोग हैं, 543 लोगों में। तो धीरे-धीरे मोदी सरकार ने क्या किया कि अनपढ़ लोगों को, जाहिल लोगों को, जिनकी डिग्रियाँ फर्जी हैं, उनको जो है टिकट दिया, उनको राज्यसभा और लोकसभा में भेजा और इस समय हिंदुस्तान की लोकसभा में सबसे कम पढ़े-लिखे वकील, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो कि सदस्य हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं, वो ज़रूर एक सीनियर एडवोकेट रहे हैं। उनका जो है अपना एक पुराना इतिहास भी रहा है, लेकिन उन्होंने भी संसद में, राज्यसभा में सदस्यों को बहस करनी नहीं शुरू की। वो भी डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और जब मन चाहता है किसी को भी कहते हैं हमने तेरे को सदन से जो है बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया, तू बाहर जा। यही हाल हमारी लोकसभा में है। लोकसभा में आप देखिए कि अरुण जेटली आखिरी जो एक सीनियर एडवोकेट थे जो कि लोकसभा में और राज्यसभा में और बीजेपी की सरकार में लॉ मिनिस्टर थे। उनका लॉ मिनिस्टर कौन बना? उनके बाद बने किरण रिजिजू, जिनके पास एलएलबी की डिग्री है लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी उनका नाम चीन वो नहीं है। दूसरे उनकी जगह जो अब बने हैं वो अर्जुन राम मेघवाल हैं। वो एक आईएएस ऑफिसर डेज़िग्नेटेड हुए थे, यानी वो प्रोविंशियल सर्विस में थे, फिर उनको उसका डेज़िग्नेशन दिया गया था और रिटायरमेंट के बाद वो राजनीति करते हैं, उनका भी कोई ऐसा संबंध नहीं। और किरण रिजिजू तो इतने गंभीर रूप से जो है, तो मैं कहूँगा घमंडी थे, कि उन्होंने जो रिटायर्ड जज थे, जो लोगों के अधिकारों की बात करते थे, उनको कहा था ये जो है एंटी नेशनल गैंग है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों से रिटायर हो गए और वो अक्सर व्याख्यानमाला में जाते हैं, अपने विचार सार्वजनिक रूप से प्रकट करते हैं, तो उनको हिंदुस्तान के तब के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि ये जो है, ये एंटी नेशनल गैंग के लोग हैं। यानी गैंग शब्द कहना ही अपने आप में अपमानजनक है और एंटी नेशनल यानी वो राष्ट्रद्रोही हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना पद भी गँवाना पड़ा। अब जो ये सारी स्थिति है, इसको लेकर आप एक बात समझिए कि जो रिटायर्ड जज हैं, वही ऐसी बात नहीं सोचते कि देश में कुछ गलत हो रहा है। हम भी सोचते हैं, जो इस समय सत्ता के शीर्ष पर यानी जो लोग हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं, वो भी ऐसी-ऐसी बातें जनता के सामने भी कहते हैं और कई बार अपने फैसलों में भी कहते हैं, जिससे लगता है कि वाक़ई उनके मन में भी दर्द है कि देश में जो कानून व्यवस्था का हाल है, वो बड़ा खराब है और उसको इसलिए हम लोग दर्द को इसलिए जनता के सामने लाना चाहते हैं कि ताकि जनता को भी पता चले कि जिन लोगों को चुनकर सत्ता दे रहे हैं, क्या देश उनके हाथों में सुरक्षित है? क्या वो देश की भावी पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं या वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए दुश्मनी फैला रहे हैं और दुश्मनी फैलाकर अभी हमारे जो प्रधान न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक सभा में कहा, एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ते किन-किन मुद्दों में? छोटे-छोटे मुद्दों पे लड़ाई होती है। मस्जिद गिरा दो, मंदिर बना लो, लोगों को जो है अधिकार उनके छीन लो, लोगों को कहो कि तुम्हें जो है कोई हक नहीं है महँगाई के खिलाफ बोलने के लिए। किसान सड़क पर आए तो कहो जी तुम उनको डंडे से पीटो। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस देश में लोग इस तरह लड़ते हैं, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आज की सरकार है, उसका एक ही मूल मंत्र है जो अंग्रेज़ों का था, फूट डालो और राज करो। 2 तरह से आप जनता के सामने जा सकते हैं। एक तो इस तरह जा सकते हैं कि हमने ये किया। 10 साल की, हमारी 20 साल की, 75 साल की देश की उपलब्धियाँ रही हैं और हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं विकासवादी मॉडल। ये हमारा मॉडल है कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपको जो है अच्छा जीवन स्तर देंगे, हम महँगाई को खत्म करेंगे, आपको हर तरह से उचित जो है हॉस्पिटल देंगे जहाँ पर आपका इलाज हो सके, ताकि आपका जीवन सुखी हो। सरकार का एक ही मकसद होता है कि वो लोगों की सामूहिक चेतना का अवचेतन में और वैसे चेतन रूप में प्रकटीकरण करती है कि भई हम आपके जीवन को, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित, सुंदर और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग फूट डालो राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं,
जो गरीब अमीर को लड़ाना चाहते हैं, वो एक और तो ऐसे कानून पास करते हैं जिससे गरीब का नुकसान होता है और अमीर को फ़ायदा होता है। मैं अभी अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। वो एक आज तक चैनल हेडलाइन टुडे के जो एक पत्रकार हैं, उनको वो अपनी बात बता रहे थे और वो ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा रहे थे जिसे देखें तो कई बार लगता है कि क्या देश में यही होना है? कि उन्होंने बताया कि हम हाथी को जूस पिलाते हैं, हम हाथी को खिचड़ी खिलाते हैं। थोड़े दिन बाद ये होगा कि अनंत अंबानी आएँगे, कहेंगे हमने लोमड़ी को जो है खिचड़ी खिला दी। हमने शेर को कहा कि बेटा तू जो है दूध पी ले। भाई जो जंगल का जानवर है, वो प्राकृतिक अवस्था में रहता है, उसको आप घर बुलाकर अगर जूस पिलाएँगे, तो आप उसके साथ भला नहीं कर रहे, उसका बुरा कर रहे हैं। उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, जो उसका प्राकृतिक जीवन है, उसे नष्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे बांके बिहारी को लोग चाउमीन चढ़ा देते हैं। बांके बिहारी को मैं मंदिर में कई बार देखता हूँ और ये जो इस्कॉन के मंदिर है, उसमें पिज़्ज़ा खिलाया जाता है। अब पिज़्ज़ा कृष्ण जी को खिला देते हैं और समझते हैं कि हम कृष्ण जी की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो ये जो मूढ़ लोग हैं, जिनके अंदर कॉमन सेंस जो कि बहुत अनकॉमन है आज के ज़माने में, वो नहीं है। तो वो ऐसी बातें करते हैं और सिर्फ़ इसलिए करते हैं, क्योंकि उनकी बेवकूफ़ी की बातों का भी बड़ा जो है सम्मान किया जाता है। क्यों इसलिए किया जाता है, क्योंकि अनंत अंबानी का जो बाप है, जिसका नाम मुकेश अंबानी है, वो कई चैनलों का मालिक है। आज के समय में मीडिया किसके पास है? अडानी के पास है, अंबानी के पास है, सुभाष चंद्रा के पास है और कुल मिलाकर कहो तो मोदी जी के पास है। 99% मीडिया जो है बिका हुआ है और बिका हुआ मीडिया क्या करता है कि वो देश के लोगों को भटकाता है मुद्दों से। चुनाव होने जा रहे हैं, चुनावों की घोषणा होने जा रही है और अब हम क्या देखते हैं, कोई विकास की बात नहीं हो रही। मोदी जी ने योजना आयोग था उसे खत्म कर दिया। जैसे ही वो सत्ता में आए, पहला काम उन्होंने 15 अगस्त 2014 को ये किया कि मैं नीति आयोग बना रहा हूँ और योजना आयोग खत्म कर रहा हूँ। पहले लोगों को पता चलता था कि 5 साल में ये होगा, 5 साल में ये योजना हुई। नीति आयोग के पास कोई आंकड़े नहीं। अभी जो आंकड़े जारी किए उसमें उसे बताया कि सबसे गरीब राज्य अगर हिंदुस्तान का कोई है, तो वो कौन-सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा भुक्कड़ लोग कहाँ हैं? वो उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी जाके वह कहेंगे कि हम इसको 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने वाले हैं। भाई जहाँ लोग गरीब हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा सा 16 करोड़ लोगों को आप देखिए उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता कितने हैं? 16 करोड़। अब 5 किलो अनाज कितने लोगों को दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वो 17 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। यानी समझिए हर मतदाता को वो इतना भुक्कड़, इतना गरीब, इतना निकम्मा, इतना अपाहिज, इतना भिखारी हो गया है कि उसको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। और उसके बाद मोदी जी कहते हैं मुझे 80 सीट जिताओ। योगी जी कहते हैं हमसे अच्छा राज कोई नहीं चला रहा। जिस देश ने अपने कमाने वाले लोगों को, कमाऊ लोगों को भिखमंगा बना दिया हो, भिखारी बना दिया हो, वो कह रहा है जी हम आपको विकास दे रहे हैं, आप हमें जिताओ और लोग मूर्खों की तरह समझते हैं कि ये आदमी 5 किलो अनाज दे रहा है। अरे 5 किलो अनाज कहाँ से दे रहा है? ये तो ऐसे ही है जैसे कुत्ता भूखा हो, तो कुत्ते की पूँछ काट के आप उसको खिला दो। पूँछ कटा कुत्ता बना दिया इन्होंने देश के लोगों को। मेरा कहना है कि जो मतदाता वोट देने जाएगा, उसको सोचना चाहिए चुनाव के दिन जब वो उसमें घुसेगा वोटिंग देने के लिए चुनाव केंद्र में, तो उसे पीछे हाथ लगा के देखना चाहिए मेरी पूँछ कहाँ है? पता चलेगा तेरी पूँछ तो जो है सुबह के शोरबे में मोदी जी ने, योगी जी ने और दूसरे जी जो हैं, उन्होंने तेरे को शोरबे में सूप बना के खिला दी। तो ये हालत हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं अभय एस ओका। उनके कुछ जो बातें हैं इस साल की ही मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें उन्होंने कहा था अभी वो एक जगह गए न्यायालय परिसर का उद्घाटन करने वहाँ पर तो वहाँ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि लोगों का विश्वास जो है धर्म कर्म में ज़्यादा हो गया है, संविधान में खत्म हो गया है। और उन्होंने वहाँ पर जो उस उद्घाटन अवसर पर किसी भी तरह की पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा जिला न्यायालयों में या न्यायालयों में पूजा की परंपरा खत्म होनी चाहिए। वहाँ पर सिर्फ़ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जो हमने संविधान की प्रस्तावना बनाई है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रिएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियरबाय अडॉप्ट जो पूरी हम पढ़ते हैं, पहला प्रश्न, उसकी पूजा होनी चाहिए, वो आपको पढ़ाया जाना चाहिए, वो आपको रटना चाहिए और उसके सामने सिर झुकाना चाहिए क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा तो आपके अधिकार नहीं सुरक्षित है, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो आपका जीवन संपन्न नहीं बनेगा और आप तरक्की नहीं करेंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है और किसे कहना पड़ रहा है?
क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी राम जन्मभूमि के नाम पर जितना बड़ा जो है लोगों ने दिखाने की कोशिश की, जी हम सबसे बड़े जो है भक्त हैं, राम भक्त हैं। तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ, तो दिल्ली हाई कोर्ट में हमने क्या देखा? झंडियाँ ही झंडियाँ लगा दी, भगवा झंडियाँ, लड्डू बँट रहे हैं, भंडारा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का तो और भी बुरा हाल था। वहाँ तो लोगों ने जो है पटके पहन लिए, वकील भी पटके पहन के घूम रहे हैं और वो पटके पहनकर अदालत में भी पेश हो रहा है। यानी पूरा वातावरण जो है मंदिरों का वातावरण जो है अदालतों में हो गया और किसी जज ने ये नहीं कहा भाई तुम ये गलत कर रहे हो और एडवोकेट एक्ट में तुम्हें अनुमति नहीं है, तुम सिर्फ हिंदुस्तान के जो एडवोकेट एक्ट में जो आपकी ड्रेस है वही पहनेंगे। तो एक तरह से पाखंड का ऐसा रूप है कि जब भी मैं छोटी अदालतों में जाता हूँ, मैं बहुत बार उज्जैन गया, तो उज्जैन की अदालत में जो अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाहर ही जो है एक हनुमान जी का मंदिर बना रखा है, उसका नाम रखा है बंदी छोड़ हनुमान मंदिर। तो मैंने भाई ये क्या है? बोले जी जो अरेस्ट जो होता है मुजरिम, वो आता है तो पहले अपनी अर्जी वो हनुमान जी के लगाता है कि हनुमान जी आज इस जज का दिमाग जो है बदल दो, पलट दो, इसका मन पलट दो, मुझे जमानत दिला दो और मैं आपका प्रसाद चढ़ाऊँगा, भोग चढ़ाऊँगा। जज के पास वो बाद में जाता है। यानी कि उसे विश्वास है कि हनुमान जी जो है जज की बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे और मुझे जो है छूट मिल जाएगी, मुझे जमानत मिल जाएगी। तो अभय श्रीनिवास ओका जो उनका नाम है, जो कि बम्बई के बड़े पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति रहे हैं और वो कर्नाटक हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। उन्होंने कहा जब मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था, तब मैंने इस परंपरा पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की कि लोग मंदिर और पूजा स्थल जो है या पूजा का जो पाखंड है, वो अदालत के परिसर में ना करें, ताकि देश के लोगों का ध्यान, देश के लोगों की रुचि न्याय में बनी रहे। और दूसरा उन्होंने अभी एक फैसला दिया है जावेद अहमद हाजमा के कोर्ट मामले में। हाजमा की गलती ये थी कि उसने अपने जो ट्विटर हैंडल है और एक्स हैंडल है, जिसको अब हम एक्स बोलते हैं, उस पर जब 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 अनुच्छेद 370 जिसे हम बोलते हैं, उसको हटाने का केंद्र सरकार ने फैसला किया, तो उन्होंने उसका विरोध किया और उसी साल उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान के लोगों को कहा कि उनका आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं उनको बधाई देता हूँ। तो इससे लोगों ने नाराज़ होकर उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर ली। हम बहुत जगह देखते हैं कि अभी कर्नाटक में इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि एक व्यक्ति ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और उसे सारे चैनलों ने ऐसा मुद्दा बनाया कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के दलाल हैं, ये देश विरोधी हैं, ये देश को वो कर रहे हैं। तो अभय शोका ने उस व्यक्ति को, जिसका नाम जावेद अहमद हाजमा है, उसको कहा कि ये आपका अधिकार है कि सरकार के किसी भी फैसले का, शब्द है किसी भी फैसले का आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वो विरोध जो है, जो हमने रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन अवर अ अ, आर्टिकल 19 1 ए में है, कि जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं, उसका पालन करना चाहिए। हिंसा ना फैलाओ, लोगों को सरकार बदलने के लिए ना उकसाओ, किसी तरह के कोई जो है ऐसा काम ना करो जिससे किसी का नुकसान हो और आप संयमित रहकर संयमित भाषा में माँ-बहन की गाली नहीं देनी, सीधी भाषा में कहो ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, वो रद्द की जाती है और आज के दिन मैं कह सकता हूँ जावेद अहमद आजम जो है, वो पढ़े-लिखे प्रोफ़ेसर हैं, तो उन्हों को न्याय मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि हमारी अदालत अदालत के जो जज हैं, वो बड़े यकीन के साथ, शिद्दत के साथ हिंदुस्तान के संविधान का पालन करते हैं। ऐसे ही जो नया मुद्दा है, वो है हमारे यहाँ जीएन साईनाथ का। जेएन साहब एक 90% विकलांग प्रोफ़ेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उनको 2014 में अचानक मोदी सरकार ने पकड़ लिया और कहा कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब से तुम्हारी ये केस में जो है हम जाँच कर रहे थे और पता चला कि तुम नक्सलियों से मिले हुए हैं और उन्होंने उस 90% जो विकलांग व्यक्ति है, जो प्रोफ़ेसर है, पढ़ा-लिखा है, उसको जो है अंडा जेल होती है, जो बहुत लोग बाहर हैं, हमारे जैसे लोग बाहर हैं, उनको नहीं पता कि अंडा जेल क्या होता है। अंडा जेल वो होती है जिसमें उस मुजरिम को रखा जाता है जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसे तन्हाई बोलते हैं, अकेला रहना है और उसका जो फर्श होता है, वो फर्श को अगर आप समझेंगे तो बड़ा अजीब होता है। फर्श जो होता है समतल नहीं होता,
वो फर्श ऐसा होता है कि उसके केंद्र में वो जो है सारा जो है जैसे हम जिस नलके के टोटी वाला जो नल होता है, उसका जो पॉट होता है, तो उसमें सारा पानी जो बीच में जाता है, ताकि सारा पानी बह जाए। तो वो अंडा जेल जो होती है, वो इस तरह होती है कि उसकी सारी दिशाएँ जो है, सेंटर में 1 फीट नीचे होती है और उस सेंटर में एक छेद होता है। उस आदमी को वहीं पर पेशाब करना होता है, वहीं पर उसे अपना मल-मूत्र विसर्जन करना होता है और वो उसी में चला जाता है। तो आप सोचिए किसी आदमी को 24 घंटे ऐसे कमरे में रखा जाए जिसका सतह नहीं हो, जो समतल ना हो, तो आप एक तो बेचैन रहेंगे, फिर आप अकेले रहेंगे। फिर चारों तरफ से दीवारें होती हैं, 3 तरफ दीवार होती है, उसमें कोई झरोखा वगैरह नहीं होता। सामने जो है उसके जो है एक जंगला होता है लोहे का, जिससे वो बाहर देख सकता है। उस आदमी को जब अंडा जेल में रखा गया, तब वहाँ की जेल अधिकारियों को ये था कि ये आदमी मर जाएगा। क्योंकि ये 90% उसे आदमी 1-2 आदमी तो रोज़ चाहिए अपनी दैनिक कार्यविधियों के लिए, लेकिन उसे वो भी नहीं दिए। उसको जो है एक बार जो है वहाँ से हाई कोर्ट ने कहा कि भई हम इसे बरी कर रहे हैं। जब उसे बरी किया तो सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा माफ़ माफ़ करने की जगह उसे कहा नहीं जी तुमने तो देश के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ा हुआ है, हम तुम्हें दोबारा जो है वापस भेज रहे हैं। अब उसे दोबारा जो है नागपुर बेंच जो है बम्बई हाई कोर्ट की उसने बरी किया है और बरी होने के बाद अब फिर सरकार ने उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। तो आप समझिए कि देश में जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान में एक मानव अधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता है कि जब जीएन साईनाथ की माँ मर गई तब भी उन्हें अपनी माँ से मिलने के लिए बेल नहीं मिली। ये वैसे ही मामला है जैसे हम देखते हैं कि अलीगढ़ वाले मामले में जो पत्रकार है, उसको भी हमारी जो अदालतों ने बेल नहीं दी और उसकी माँ जब मर गई तब उसे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कस्टडी भेज दी कि पुलिस की हिरासत में तुम्हें वहाँ जाना है। तो ऐसी हालत में जो न्यायाधीश अभय अशोका है, उन्होंने अभी जनवरी में श्यामला पप्पू मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा था कि देश के लोगों का कानून व्यवस्था में विश्वास खत्म होता जा रहा है। और उसका एक कारण ये है कि निचली अदालतों पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया है और निचली अदालत पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम उन्हें कहते हैं जी ये जो है निचली अदालत है। तो उन्होंने कहा कोई अदालत निचली नहीं होती, अदालत अदालत होती है और सबसे ज़्यादा साबका लोगों का काम पड़ता है निचली अदालत में, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर लोग जो है एड़ियाँ रगड़ते हैं, सारी जो कानूनी गैर-कानूनी गतिविधियाँ होती हैं, जॉली एलएलबी टाइप जो फ़िल्में बनाती हैं, वो बताती हैं कि हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। लोग उस विद्रूप स्थिति को देखकर रोते नहीं हैं, हँसते हैं। हँसना ही अपने आप में बताता है कि जिस बात पे तुम्हें रोना चाहिए, कि तुम्हारे कर्म फूट गए, तुम्हारे भाग्य फूट गए, तुम्हारा भविष्य अंधा हो गया है, तुम्हारे बच्चे जो है लंगड़े हो गए हैं, तुम्हारे पोते-पोतियाँ जो है वो भुक्कड़ हो गए हैं, उस पे लोग हँसते हैं। हँसते इसलिए क्योंकि हमने उस दर्द को पहचानना सीखा ही नहीं, जो आज़ादी से पहले भगत सिंह के मन में था, चंद्रशेखर के मन में था, राजगुरु के मन में था। हम तो हर चीज़ पे हँसते हैं और हँसने को हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ को हँसकर उड़ा दो, यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जात-पात है, तो आप जैसे जात सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें कहा है और ये आदेश भी दिया है कि किसी भी अभियुक्त के या किसी भी केस के टाइटल में जाट शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। जाट जाट नहीं, जात जैसे फलाना जाट या फलाना ये, तो वो सारे हटाए जाएँगे और आपको जाति सूचक शब्द नहीं लगाने और नहीं लगाने तो ये एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो बीच-बीच में सुप्रीम कोर्ट जगती है, वो कुछ अच्छे फैसले करती है, लेकिन जहाँ कानून बनता है, जिसे हम कहते हैं लॉ मेकर्स पार्लियामेंट विधायिका विधान बनाने की जगह, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो राज्य, वहाँ पर जब तक आप पढ़े-लिखे लोगों को नहीं भेजेंगे, ये चुनाव का मौका है, इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जिनका कानून से संबंध है, जो कानून के बारे में जानते हैं, उन्हें आपको वहाँ भेजना चाहिए। अनपढ़, जाहिल, गँवारों को नहीं भेजना चाहिए। चाहे किसी भी दल ने अगर अनपढ़, फर्जी डिग्री वाले आदमी को भेजा है, तो लोगों को चाहिए कि उसकी डिग्री पढ़ें। मैं बहुत सारे लोगों के वो देखता हूँ राजनीतिक बायोडाटा, पार्टी का चुनाव चिन्ह माँगने आ जाते हैं, पार्टी का उम्मीदवार बनने आ जाते हैं। अपनी जो है वो नहीं लिखते कि हमारी शैक्षिक योग्यता क्या है, हमने किस स्कूल से पढ़ा है, ये नहीं बताते, छुपाते हैं। सिर्फ़ ये बताएँगे कि हमने पटका पहन रखा है, हमने फलाना काम कर रखा है, हम बड़े धार्मिक आदमी हैं, हाथ में कलावा बाँध लेंगे, 1 कलावा, 2 कलावा, 3 कलावा, 4 कलावा, 2-2 महीने के। आप समझिए 1 दिन से ज़्यादा का अगर आप कलावा पहनते हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी बनियान जो है 1 महीने की पहन लें, 2 महीने की पहन लें,
उतने ही तो जीवाणु उसमें पैदा होंगे, उतने ही तो उसमें बसेंगे। आपके शरीर का जो हाथ है, जिससे आप सारे काम करते हैं, कर कमल बोलते हैं जिनको, उस पे क्या करेंगे? सड़े हुए कलावे बाँध देंगे और उससे वो समझते हैं कि हम बड़े धार्मिक हो गए। ये नहीं समझा कि आप नरक को साथ लेकर चल रहे हो। ये हाथ पवित्र होने चाहिए आदमी के। आपने कलावा पहना है, तो जिस दिन आपने पहना है, अगले दिन उसको उतार दो। बहुत सारे लोग जब हम बचपन में थे, तो देखते थे, बहन ने राखी बाँधी है, मैं उतारूँगा नहीं। भाई क्यों नहीं उतारेगा? क्योंकि बहन ने बाँध दिया है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपनी बहन को। अरे भाई, आप अपना कच्छा भी तो रोज़ बदलते हो, अपनी बनियान भी तो रोज़ बदलते हो, तो इसे बदलने में क्या है? ये भी तो एक बंधन है। तो लोगों को जागरूक ना करके हम उनका भावनात्मक शोषण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात में ज़्यादा महारत है उनकी कि किन प्रतीकों के माध्यम से हम लोगों को बाँटें और कैसे हम उनको भू-मूर्ख बनाएँ ताकि हम उनका वोट ले लें। तो मेरा ये मानना है कि अब लोकसभा के चुनाव की बुनियाद शुरू होने वाली है, तो उसकी जो है घंटी बजने वाली है या उसकी शहनाई बजने वाली है, तो लोगों को उम्मीदवारों के बारे में सोचना चाहिए। जो उम्मीदवार 3 बार जीता है, पिछली बार जीता है, उससे पूछो तो सही भाई तूने किया क्या? अपनी तो बैलेंस शीट तो दिखा। ईडी वाले आए थे बैलेंस शीट दिखाओ, इनकम टैक्स वाले कहते हैं बैलेंस शीट दिखाओ। माँगती है सरकार आपसे हर दिन। जीएसटी वाले कहते हैं दिखाओ जी कितना दिया, कितना लिया। आपको अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद ही आएँगे, तो उनसे कहो भई बता तो सही तूने 5 साल में क्या किया है? कितना भला लोगों का किया है? अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे, तो सवाल पूछना लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है और इसीलिए हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो बार-बार आपको जगाते हैं। हमको जागना चाहिए और जाग कर सवाल करने चाहिए। हर वो वोटर जो सवाल नहीं करता, मैं मानता हूँ वो गुलाम है, वो अपनी आज़ादी को खत्म कर रहा है और आने वाले समय में अपने बच्चों को गुलाम बनने के रहने की प्रेरणा दे रहा है, ताकि वो बच्चे जो है हमेशा विकलांग रहे। मानसिक विकलांगता जो है, शारीरिक विकलांगता से ज़्यादा बुरी है। शुक्रिया सर इस पूरे एनालाइज़ के लिए। आप लोगों का काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। कुछ भी बात हो तो आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर है। बाकी कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।